नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन टू दिस लेक्चर वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सुएज कैनाल क्राइसिस। दोस्तों, हम यहां पे इस सुएज क्राइसिस जो 1956 में ऑन द सुएज कैनाल और फॉर द सुएज कैनाल हुआ था, इसके बारे में कुछ चीजें जानने की कोशिश करेंगे ऑफ कोर्स। बट बिफोर दैट आई मस्ट टेल यू कि 2014 में ऑलरेडी यूपीएससी हैज आस्क्ड दिस क्वेश्चन रिलेटेड टू द सुएज कैनाल। क्वेश्चन क्या था, मैं उम्मीद करता हूं आप पढ़ पा रहे हो। इलैबोरेट अपॉन द इवेंट्स दैट लेड टू द सुएज कैनाल क्राइसिस इन 1956। सबसे पहले कुछ इवेंट्स पूछे हैं आपसे पूछा गया है कि कैसे इस क्राइसिस के बाद में ब्रिटेन ने अपनी सेल्फ इमेज खो दी एज वर्ल्ड पावर। और साथ ही साथ तीसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो ये है कि कंटेम्पररी टाइम्स में सुएज कैनाल का क्या रेलिवेंस है, आप ये बताओ। इन सारे ही पैरामीटर्स को इस लेक्चर को खत्म करने के बाद मैं आपको ये अश्योर कर रहा हूं, यू विल बी एबल टू आंसर एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द सुएज कैनाल। दोस्तों, यहां पे मैं आपको सबसे पहले एक डिस्क्लेमर ऐड करना चाहूंगा। यहां पे हम कुछ ऐसे इश्यूज जो आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे इजिप्ट वॉज रूल्ड बाय द पाशा, पाशा कौन होते हैं, कैसे रूल होता था, ओटोमन एम्पायर के अंडर कैसे थे, इन चीजों को मैं स्किप आउट करूंगा ताकि मैं आपको जल्दी से इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं। तो चलिए, यहां पे दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक इंट्रो देने की कोशिश करता हूं। इस इंट्रो में मैं आपको यह बताने की कोशिश करता हूं व्हाट दिस सुएज कैनाल क्राइसिस इज ऑल अबाउट। तो आपको यहां पे सबसे पहली चीज जो ध्यान रखनी है, दैट इट इज अबाउट द इन्वेजन ऑफ इजिप्ट। यहां पे इजिप्ट को इन्वेड करने की कोशिश की जाती है। अब अगला सवाल आपका यह है कि वो कौन से देश हैं जिन्होंने इजिप्ट को इन्वेड करने की कोशिश करी। तो आंसर विल बी ब्रिटेन एंड फ्रांस। अगला सवाल, इन्होंने ऐसा क्यों करा? क्योंकि उस समय के इजिप्टियन प्रेसिडेंट गमाल अब्देल नासिर, इन्होंने सुएज कैनाल को नेशनलाइज करने की घोषणा कर दी थी। नेशनलाइजेशन, ये बिल्कुल उसी तरीके का नेशनलाइजेशन है जैसा हमारी कंट्री में बैंक्स का हुआ था, जो हम राष्ट्रीयकरण ऑफ बैंक्स पढ़ते हैं हमारे देश में 1969 और 1980 में। उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से याद होगा, जो हमने बैंकिंग की लेक्चर सीरीज में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। तो नेशनलाइजेशन ऑफ कैनाल, यहां पे इशू ये था जिस कारण से ब्रिटेन और फ्रांस ने इजिप्ट को इन्वेड करने की कोशिश करी। आखिरी में जो सवाल है कि ये क्राइसिस एंड कैसे हुआ, तो ये क्राइसिस एंड होता है बाय द इंटरवेंशन ऑफ यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन, यूएसएसआर। तो यहां पे आपको एक चीज ये जानना पड़ेगी दोस्त कि हम बात कर रहे हैं 1956 के पीरियड की। 1956 का पीरियड वो पीरियड है जब चल रही थी कोल्ड वॉर बिटवीन टू सुपर पावर्स, दैट इज यूएस एंड यूएसएसआर। और इसी कारण से इस पूरे लेक्चर को पढ़ते हुए आपको उसी टाइम पीरियड को ध्यान में रखना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पूरी चीजों को समझना। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम किस एरिया की बात करने जा रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं, यहां पे अगर आप देख पा रहे हो इस रीजन को, इसको बोला जाता है रेड सी। वहीं यहां पे आप देख पा रहे हो इस रीजन को बोला जाता है मेडिटेरेनियन सी। और यहां पे जो कैरो है ये इजिप्ट की कैपिटल है। और ये जो बिल्कुल छोटा सा रास्ता आपको दिख रहा है, राइट, ये ऐसा यहां से निकलती है सुएज कैनाल, जिसको और रिफाइंड वर्जन में आप यहां से भी देख सकते हो। ये वो रेड सी है जिसकी अभी तक हम बात कर रहे थे, और ये वो मेडिटेरेनियन सी है। और जैसा कि आप देख सकते हो यहां से एक रूट निकल के आपको एरो शोकेस कर रहा है कि मेडिटेरेनियन सी में जा रहा है, और यही है हमारी सुएज कैनाल। और ये रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करते हुए दिखा रही है। इसी के बाद दोस्तों, अगर हम इस रीजन को थोड़ा सा और जूम में देखने की कोशिश करें तो यहां पे हमको कुछ चीजें दिखती हैं, जैसे ऑफ कोर्स यहां पे रेड सी और यहां पे मेडिटेरेनियन सी तो दिख ही रहा है। इसके अलावा आपको यहां पे इजिप्ट लिखा हुआ दिख रहा होगा। इजिप्ट के इस वाले रीजन को जो आप देख रहे हो, इसको बोला जाता है सिनाई पेनिनसुला। इसी के साथ साथ यहां पे मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इजराइल भी दिख रहा है, मतलब कि इजराइल और इजिप्ट बॉर्डर शेयर करते हैं। इसी के साथ यहां पे हम जानते हैं कुछ इस साइड आती है गाजा स्ट्रिप, राइट। इस गाजा स्ट्रिप को जब हम इजराइल और फलस्तीन के बारे में पढ़ रहे थे
तो हमने वहां भी समझा था ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है। यहां पे इजराइल की कैपिटल तल अवीव, यहां पे आप ये देख पा रहे हो, और फाइनली यहां पे आपको स्वेज कैनाल दिख रही है जो रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को ज्वाइन करती है। तो इस पूरे फिगर के थ्रू मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो इजराइल है ना, यहां पे अभी जो हमने देखा था दोस्तों, ये इजराइल, राइट, इस इजराइल को कनेक्टिविटी मिलती है टूवर्ड्स रेड सी फ्रॉम दिस गल्फ ऑफ अकाबा। यह आपको यहां पे ध्यान रखना है। तो ये जो पोर्ट है इजराइल का अल अकाबा, यहां से होते हुए रेड सी में कनेक्टिविटी इजराइल को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब जानने की कोशिश करते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में, क्यों होता है ये स्विस कैनाल का क्राइसिस। इसको शुरू करने के पहले मैं आपको कुछ लीडर्स के बारे में बताना चाहता हूं जिनके नाम मैं इस पूरे लेक्चर सीरीज में लेता रहूंगा। जैसे ये जो आप देख पा रहे हो, इनका नाम है निकिता क्रुश्चेव। यही है वो नासिर जिन्होंने राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन करा था स्वेज कैनाल का। और ये जो महाशय आप देख पा रहे हो, इनका नाम है हाइसेनहोवर। तो दोस्तों होता कुछ यूं है कि अंडर द सुपरविजन ऑफ अ फ्रेंच डिप्लोमेट जिनका नाम होता है फर्डिनेंड दे लेस्पेस, इनकी देखरेख में 1869 में स्वेज कैनाल ओपन अप हो जाता है। आफ्टर 10 ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन ये जो कैनाल है ये 193 किलोमीटर लॉन्ग है, और किसी एक रेगिस्तान में इतनी लॉन्ग कैनाल बनाना कोई बहुत आम बात नहीं है। इसके पहले भी बहुत कोशिशें की गई, मगर यह चीज सक्सेसफुल इसी टाइम पीरियड में हो पाई। यह कैनाल सेपरेट आउट कर देती है इजिप्ट को फ्रॉम द सिनाई पेनिनसुला एंड अफ्रीका। अच्छा, आपने एक चीज तो अभी तक बहुत बेहतर तरीके से दोस्तों समझ ली होगी, मैं ये उम्मीद कर रहा हूं आपसे, कि इस कैनाल के बनने के पहले अगर एशिया से हमें जाना था, मान लो इंडिया से, तो हमें ऐसे पूरा घूमते हुए राइट फ्रॉम द केप ऑफ गुड होप जाना पड़ता और तब हम यहां पे पहुंच पाते। मगर अब आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस कैनाल यू विल बी अमेज्ड टू हियर दिस फैक्ट कि स्विस कैनाल ने ऑलमोस्ट 8900 किलोमीटर का डिफरेंस कम कर दिया। इसका मतलब यह था कि अब हम लोग और बेहतर तरीके से ट्रेड कर पाते, या मैं बोलूं और भी अदर कंट्रीज जिनको केप ऑफ गुड होप के जरिए अब नहीं जाना पड़ता वेस्टर्न कंट्रीज से या यूरोपियन कंट्रीज से ट्रेड करने के लिए। तो यहां पे इस कैनाल ने क्या चीज हमें दी, वो ये दिया कि इंडियन ओशन को, हमारे इंडियन ओशन को डायरेक्ट कनेक्टिविटी दे दी टू द मेडिटेरेनियन सी। और इसी कारण से दोस्तों इस स्वेज कैनाल की जो वैल्यू है इन द इंटरनेशनल ट्रेड वो बहुत ही ज्यादा है। एंड बाय द टाइम ऑफ दिस कोल्ड वॉर इन द 1950s जो वर्ल्ड की सुपर पावर्स हैं उन्होंने भी इस कैनाल में अपना इंटरेस्ट शो किया कि हां यही तो वो चीज है जो हमारे ट्रेड को आगे चल के बढ़ा सकती है। मगर यहां पे हो कुछ ऐसा जाता है कि ये जो अब्दुल नासिर साहब हैं जो कि उस समय के इजिप्ट के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, इन्होंने आसवान डैम को बनाने के लिए, आसवान डैम कहां पे आता है, आसवान डैम आता है नाइल रिवर पे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मैपिंग करी होगी, आपको नाइल रिवर के बारे में अच्छे से पता होगा। तो उस नाइल रिवर को या उस नाइल रिवर पे आसवान डैम को बनाने के लिए नासिर साहब ने नेशनलाइजेशन कर दिया इस स्वेज कैनाल का और बोला कि अब इससे जितना भी रेवेन्यू जनरेट होगा उससे हम इस आसवान डैम को बना लेंगे। इस आसवान डैम के पीछे की कुछ कहानी इस तरीके की है कि यूएस ने कमिट किया था कि वो यहां पे फंडिंग करेगा इस डैम के लिए, मगर उसने वो फंडिंग नहीं दी। एंड फाइनली जो इजिप्ट है वो टिल्ट हो गया टूवर्ड्स यूएसएसआर, जिसकी देखरेख में, जिसकी फंडिंग से फाइनली स्वेज कैनाल को बनाया गया। मगर आपको यहां पे यह ध्यान रखना है कि जब ये पूरी चीज चल रही थी, जब इस स्वेज कैनाल का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन किया गया, उस समय ये जो स्वेज कैनाल है ये बनाया जा रहा था एक कंपनी के द्वारा जिसमें जॉइंट कंट्रोल था दो और भी कंट्रीज का, जिनका नाम है फ्रेंच, मतलब कि फ्रांस, और दूसरी कंट्री थी ब्रिटेन। जब उन्होंने ये चीज देखी कि इसका राष्ट्रीयकरण हो गया तो उनको ऐसा लगा कि उनकी जेब से किसी ने पैसे निकाल लिए हो, क्योंकि आपके अगर कहीं पे स्टेक्स लगे हो और आपसे कोई ये चीज ले ले तो आपको भी ऐसे ही लगेगा। मगर यहां पे क्यों इजिप्ट सही था मैं आपको यह बताता हूं। क्योंकि यहां पे नासिर साहब ने ये कमिट किया था कि जितने भी लोगों के पैसे लगे हुए हैं उनको उनके पैसे पूरे वापस मिलेंगे, मगर ब्रिटेन और फ्रांस जो है वो तो कुछ और ही चाहता था, वो कुछ पॉलिटिकल गेन्स चाहता था, या मैं बोलूं वो इस
स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे अपना दबदबा चाहता था। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए ब्रिटेन और फ्रांस एक प्लान मेकआउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इजराइल, और वो इस जगह को हथियाने की कोशिश करते हैं। एंड फाइनली द इजरायली आर्मी स्ट्रक ऑन 29 ऑफ अक्टूबर 1956, जिनको ब्रिटेन और फ्रांस की फोर्सेस ने बाद में ज्वाइन कर लिया। यहां पे सक्सेस मिलती है इनको जब पोर्ट सैड एंड पोर्ट फुआर्ट को ले लिया जाता है इजिप्ट से, मतलब कि इजरायली आर्मी सक्सेसफुल हो जाती है और ये जो सिनाइन पेनिनसुला है ये आ जाता है पूरा का पूरा इजरायली कंट्रोल में। मगर दोस्तों यहां पे इजिप्ट को सपोर्ट मिलता है निकिता क्रुशेव का, जो कि उस समय के सोवियत यूनियन के बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे। उन्होंने यह मुद्दा उठाया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कि अगर यहां पे सिचुएशन नॉर्मलाइज नहीं होती है तो वी कैन इनिशिएट न्यूक्लियर मिसाइल, और न्यूक्लियर मिसाइल न्यूक्लियर वेपन का थ्रेट देना शुरू किया। यहां पे इस रिस्पॉन्स को देखते हुए यूएसएसआर के, यूनाइटेड स्टेट्स के उस समय के प्रेसिडेंट ड्वाइट आइजनहोवर ने सोवियत को सेंसर किया कि आप आज के बाद एक न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट की बातें नहीं करोगे, और साथ ही साथ ब्रिटिश और फ्रेंच फोर्सेस और साथ में इजरायली फोर्सेस को भी प्रेशराइज किया कि अगर वो स्वेज कैनाल से विड्रॉ नहीं होंगे तो दे वुड इंपोज इकोनॉमिक सेक्शंस ऑन ऑल दीज 3 कंट्रीज। और फाइनली यूएस के डर से ब्रिटिश और फ्रेंच फोर्सेस ने विड्रॉ कर लिया ऑन दिसंबर 1956। हालांकि इजरायलीज को जाने में थोड़ा वक्त लगा और वो गए बाय द मार्च 1957। तो बोला जा सकता है कि 1956 के एंड से इनका विड्रॉल चालू हुआ था तीनों कंट्रीज का, जिसमें 2 कंट्री ब्रिटेन और फ्रांस जल्दी निकल गए और इजराइल 1957 तक बाहर हो गया। तो यहां पे आपको एक चीज और भी ध्यान रखनी चाहिए कि यहां पे एक बहुत बड़ा रोल प्ले करा था यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस ने। ये पीस कीपिंग फोर्सेस बिल्कुल वही फोर्सेस हैं जहां पे हमारे इंडियन आर्मी पर्सनल्स बहुत सारे जाके काम करते हैं। तो सबसे पहला जो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स का यूज किया गया था वो यहीं पे किया गया था, जहां पे आर्म ग्रुप को डिस्पैच किया गया था इस एरिया के लिए कि वो यहां पे जाके इस एरिया को सुपरवाइज करें और तीनों ऑक्यूपाइंग फोर्सेस को विड्रॉ करवाने में हेल्प करें। और क्योंकि इस क्राइसिस के बाद में ब्रिटेन और फ्रांस को बहुत बुरा झटका लगा, उनकी डिप्लोमेसी वीक पड़ी, तो इसी कारण से उनका इन्फ्लुएंस वर्ल्ड पॉलिटिक्स में या डिप्लोमेटिक लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे बहुत कम हुआ। और साथ ही यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन, 2 सुपर पावर यहां पे एक बार फिर से सामने उभर के आए। और सिर्फ यही नहीं, उस समय के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंथोनी ईडन ने 2 महीने बाद आफ्टर द विड्रॉल ऑफ द ब्रिटिश ट्रूप्स फ्रॉम द रीजन रिजाइन कर दिया। फ्रेंच के जो रिलेशंस थे विद द यूनाइटेड स्टेट्स ये स्ट्रेन में रहे फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेकेड्स, एंड दे वुड फाइंड इवन लेस सपोर्ट व्हेन इट केम टू मेंटेनिंग देयर कॉलोनीज इन अफ्रीका एंड एशिया। तो उम्मीद करता हूं कि अभी तक हमने यहां पे कुछ सवालों के जवाब ले लिए हैं, जैसे क्या वो इवेंट्स थे जिसने सुएज कैनाल क्राइसिस को 1956 में लीड करा, कैसे यहां पे ब्रिटेन की सेल्फ इमेज एज अ वर्ल्ड पावर को फाइनल ब्लो मतलब झटका लगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी सी सुएज कैनाल के रेलिवेंस के बारे में और इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सुएज कैनाल के बारे में थोड़ी सी। तो यहां पे आपको जान के हैरानी होगी कि इस कैनाल से लगभग ये बोला जाता है कि 10 to 12% ऑफ ग्लोबल ट्रेड पास होता है, जो इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट बना देता है। इसी के साथ जैसा हमने देखा था कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या रूट प्रोवाइड करता है बहुत सी कंट्रीज को, जिनको केप ऑफ गुड होप होते हुए घूम के नहीं जाना पड़ता, और नियर अबाउट 7 से 9,000 किलोमीटर का डिस्टेंस ये कम कर देता है। अगर हम लोग सुएज अथॉरिटीज की माने और 2020 का डाटा उनका देखें तो ऑन एन एवरेज 52 शिप्स पर डे इस सुएज कैनाल से पास होती हैं, जिनका नेट टनेज मतलब कि वेट होता है 1.17 बिलियन टन्स। तो आप देख सकते हो कि कितना मेजर इंपॉर्टेंस ये कैनाल रखती है अपने आप में। इसी के साथ इजिप्ट की बहुत बड़ी रेवेन्यू जनरेशन इस सोर्स के थ्रू होती है, नियर अबाउट 5.61 बिलियन $, 5.61 बिलियन
यूएस डॉलर, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। फिर दोस्तों अगर किसी भी तरीके से इसका ब्लॉकेट हो जाए कैनाल का तो क्या इंपैक्ट डाल सकता है, इस पे बात करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो अफेक्ट डालेगा वो डालेगा ग्लोबल सप्लाई चेन पे। फिर ये इफेक्ट कर सकता है ऑयल प्राइसेस को, क्योंकि यहां से मेजोरिटी ट्रेड में ऑयल सप्लाई भी होता है। इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया भी अपना लगभग 200 बिलियन यूएस डॉलर, 200 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड यहां से करता है टू एंड फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड यूरोप, जिसमें ऑर्गेनिक केमिकल्स, आयरन, स्टील, पेट्रोलियम गुड्स, हैंडीक्राफ्ट्स, बहुत सारी चीजें आती हैं जो कि हैम्पर हो सकती हैं। इसी के साथ इंडिया यूएस रिलेशन, जैसा कि हम जानते हैं कि अभी अभी हमने सऊदी अरेबिया से ऑयल इंपोर्ट कम करने की सोची है, क्योंकि हमारा जो ट्रेड रिलेशंस है इट वॉज इन सरप्लस विद द यूएस, जिसको हमने कम करने की सोची है। एंड सो वी आर गोइंग टू इंक्रीज आवर ट्रेड रिलेशंस विद द यूएस विच कैन हैम्पर विद द ब्लॉकेट ऑफ दिस कैनाल। एंड फाइनली द ग्लोबल डिपेंडेंसी। इस ग्लोबल डिपेंडेंसी ने इस ब्लॉकेट के बाद में क्वेश्चन पुटअप किया है कि वी मस्ट फाइंड एन अल्टरनेटिव टू दिस कैनाल, कि अगर किसी दिन इस कैनाल का ब्लॉकेट बहुत लंबे टाइम तक हो गया तो इट शुड नॉट अफेक्ट द वर्ल्ड ट्रेड। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपने इस लेक्चर में बहुत सी चीजें सीखी होंगी, बहुत सी चीजें समझी होंगी। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ऑल्सो इफ यू वांट टू डाउनलोड द इमेज ऑफ दिस लेक्चर you can do it from our Telegram channel. In the end, keep shining. Have a good day. Thank you for hearing us.